और वहीं दूसरी तरफ ईरान भी इजराइल पर जोरदार प्रहार कर रहा है। ईरान ने इजराइल के तेल अवीव और हाइफा पर बड़ा हमला किया है और हमले के भारी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो अब सामने आ गई हैं। और ये देखें, एक आपको तस्वीर तेल अवीव की दिख रही है। इजराइल में ये तेल अवीव जहां पर ये जबरदस्त अटैक ईरान की तरफ से किया गया और हाइफा में भी ईरान की ये भीषण बमबारी जो है वो लगातार जारी है। आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। जब यहाँ पर मिसाइलें गिरी तो किस तरह से धमाका हुआ और वो धमाके की आवाज से इजराइल भी जो है पूरी तरह से गूंज उठा है। वहां पर भी जो है एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है, खासतौर से तेल अवीव को जिस तरह से निशाना बनाया है ईरान ने। इजराइल भी इससे पहले कई धमाके जो है वो कर चुका है ईरान के अंदर में, और सबसे सटीक निशाना उसने अगर कहीं लगाया तो वो लगाया उसने जहां पर परमाणु हथियार बनाने की ये पूरी तैयारी, यानी कि जो साइट था वहां पर इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है। न्यूक्लियर साइंटिस्ट और जितने कमांडर्स थे उनको मार गिराया जाता है इजराइल की तरफ से। और इजराइल ये कहता है कि परमाणु हथियार बनने की राह पर जब यहाँ पर ईरान है तो उसे हम रोकेंगे, इससे हमारा अस्तित्व जो है खतरे में पड़ेगा अगर उसने परमाणु हथियार बना लिया। और इजराइल की तरफ से देखिए लगातार ये भी बात कही जा रही है कि उनके पास इतना ज्यादा यूरेनियम है कि वो तकरीबन 9 ऐसे न्यूक्लियर हथियार तैयार करा सकते हैं। इजरायली रक्षा मंत्री की सुप्रीम लीडर खामेनेई को चेतावनी है। और देखिए कि इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज की चेतावनी सामने आ गई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायली रक्षा मंत्री की सुप्रीम लीडर खामेनेई को चेतावनी है। इससे पहले हमने देखा खामेनेई ने किस तरह से इजराइल को चेतावनी दी कि एक बहुत अंजाम जो है बड़ा वो भुगतना पड़ेगा इजराइल को। और उसी के बाद देखिए ये पलटवार हुआ है। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज की तरफ से ये चेतावनी जो है वो दे दी गई है कि अगर और मिसाइलें दागी गई तो भारी तबाही मचेगी। हमले नहीं रोके तो तेहरान को जला दिया जाएगा। ईरान पर आम नागरिकों को बंधक बनाने का भी आरोप लगा है। और ये एक बड़ी चेतावनी जो है इजराइल के रक्षा मंत्री के तरफ से जो है वो सामने आई है। इजराइल के रक्षा मंत्री के तरफ से देखिए ये बड़ी। और चलिए इसी पर हम चर्चा करने के लिए सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। एक पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं और उनका हम तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड कर्नल शिवदान जी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं पर हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हाजिर नाजिम खान प्रवक्ता मुस्लिम महासभा के, वो हमारे साथ कुछ देर के बाद जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत का दौर चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल शिवदान सर आपका रुख करते हुए, जिस तरह से ये एक प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, सबसे हम पहले चाहेंगे कि आप अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखें। इस वॉर को आप कैसे देख रहे हैं? आने वाले दिनों के लिए कितना खतरनाक ये युद्ध जो है वो आपको देखने को मिल रहा है अब जिस तरह से हमले लगातार जारी है? लड़ाई का स्वरूप बदला है। ये इजराइल और ईरान का कोई बॉर्डर आपस में नहीं मिलता है, तो इसलिए जमीन लड़ाई नहीं होगी, आमने सामने का युद्ध नहीं होगा। और ये युद्ध केवल मिसाइलों, ड्रोनों और हवाई हमलों के द्वारा ही होगा। इस नए जो 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 स्वरूप बदला है इस लड़ाई का, इस तरह के युद्ध में देशों के आंतरिक हिस्सों में ज्यादा बर्बादी होती है। पहले वाले युद्ध में सीमाओं पर आमने सामने लड़ाई होती थी, आमने सामने बर्बादी होती थी, डिस्ट्रक्शन होता था। मगर अब पूरा का पूरा डिस्ट्रक्शन देशों के अंदर हो रहा है। जैसा कि अभी तक रिपोर्ट आई है, ईरान में ज्यादातर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स गिरी हैं और वहां के और इंस्टॉलेशंस में डैमेज हुआ है और सिविल पॉपुलेशन मारी गई है। इसी प्रकार से जो ईरान जो जवाब दे रहा है, इसी प्रकार का जो डेंजर है वो इजराइल के अंदर भी हो रहा है। तो इसलिए आजकल के युद्ध में देश के आंतरिक हिस्सों में जान माल का ज्यादा नुकसान होगा पहले युद्धों के मुकाबले में। इसलिए आजकल का युद्ध ज्यादा भयानक और ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस प्रकार के जो युद्ध अभी चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, इसमें आगे चल के भयंकर परिणाम होंगे यदि ये युद्ध अभी नहीं रुका तो। जिसका की उदाहरण है यूक्रेन और गाजा स्ट्रिप। आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन दोनों स्थानों पर पूरी तरह डिस्ट्रक्शन हो चुका है। यूक्रेन को कम से कम रशिया के टैक्स के बाद में 30 साल पुराना पीछे खदेड़ दिया गया है। यूक्रेन को प्रेजेंट स्थिति में आने के लिए कम से कम 30 साल का समय और लगेगा। तो बताइए देश की पूरी प्रगति जो है 30 साल पिछड़ गई। इसी प्रकार से अभी जो रिपोर्ट्स आ रही है, ईरान में इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है,
तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि इस युद्ध को विश्व में महाशक्तियों को शीघ्र रोकने का प्रयास करना चाहिए। और इस युद्ध का, क्योंकि ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ईरान का ऑलरेडी ऑयल इंस्टॉलेशन में हमला हो चुका है, इसके कारण पूरे विश्व में ऑयल का क्राइसिस बढ़ सकता है और ऑयल की कीमत बढ़ेगी, इससे और भी कीमतों पर बढ़ाव आएगा। बिल्कुल, इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए जो बता रहे हैं कि जो ये लड़ाई का, युद्ध का जो स्वरूप है वो बदल गया है और ज्यादा भयानक हो गया है। ऐसे में इजराइल ने जब हमला किया तो उसने अपना मोटिव जो है वो क्लियर कर दिया। उसने कहा है कि न्यूक्लियर पावर बनने की राह पर ईरान था और ये हमारे अस्तित्व के खिलाफ जो था, यानी कि हमारे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमने ये हमला जो है वो किया है। इससे पहले हमने देखा है किस तरह से हमास ने जो है इजराइल पर हमला किया था। उसी के बाद से लगातार जो है इजराइल और ईरान के बीच में एक जो दुश्मनी है वो बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो गई, बहुत ज्यादा एक विध्वंसक जो है रूप धारण उसने कर लिया है। अब ऐसे में क्या इजराइल ने ये जो हमला किया, ये कहते हुए कि परमाणु हथियार नहीं बनाना है ईरान को, उस राह पर अगर आप जाओगे तो ना केवल इजराइल बल्कि अन्य देशों को भी इससे खतरा होगा, क्योंकि ईरान नहीं जानता उसका इस्तेमाल कैसे करना है। आपको मालूम है जे अभी तक इस्लामिक कंट्री में जो न्यूक्लियर बम था वो पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान ऐसे बोलता था, लेकिन इंडिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने जो किराना हिल्स में मारा है, वहां पे 2 अर्थक्वेक हुआ था। इसमें तकरीबन हमें लग रहा है जो वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम नहीं है, वो अमेरिका ने बम रखा हुआ था पाकिस्तान में। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये अंदाज है। तो इसीलिए अभी पूरा कर्नल कुणाल जी, अब आप जो बात कह रहे हैं इससे एक बात और यहाँ पर जुड़ रही है। मैं चाहूंगी कि उस पर भी आप अपनी रोशनी डालिएगा, क्योंकि उसके बाद हमने देखा था वहां से एक सैटेलाइट जो इमेज है वो निकल करके सामने आई थी कि वो जो नूरखान एयरबेस है जहां पर ये हमला हुआ था, जहां पर उनके न्यूक्लियर साइट होने की जानकारी थी, तो वहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा जो सैनिक थे वो अमेरिकन थे और वहां से कई सारी गतिविधियां अमेरिका की हुआ करती थी, वहां कई उनके फाइटर जेट्स भी थे, ऐसी जानकारी निकल करके भी सामने आई थी। तो आप जो कह रहे हैं फिर संभवतः उस पर मोहर इस बात से लग जाती है। आपको मालूम है उसके बाद वो 9 तारीख रात को जो ये अटैक हुआ था, 2 रिक्टर स्केल में 4.2 एंड 4.7 मात्रा की भूमिकंप हुआ था। तो ये लगता है कि वहां पे कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था। इसके बाद एक C-139 एयरक्राफ्ट आया था अमेरिका से, जो क्या ये न्यूक्लियर रेडिएशन चेक करता है। इजिप्ट से एक एयरक्राफ्ट आया था जिसमें बोरॉन था। बोरॉन न्यूक्लियर रेडिएशन को बंद करने के लिए, कम करने के लिए यूज होता है। तो ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, इसमें पता चला जे अमेरिका का ये इंटरेस्ट था उस जगह में, और पाकिस्तान इसमें बैकफुट में चला गया। तो सारी दुनिया को पता चला जो चीज अभी तक पाकिस्तान बोलता रहा जे हमारे इस्लामिक न्यूक्लियर बम है, वी आर द पावरफुल नेशन, सो वो थोड़ा कम हो गया है। नाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज गॉन टू ईरान। ईरान बोल रहा है हम बनाएंगे, और ये एक जुनून, एक डिस्परेट थिंकिंग हो गया है कि हमें न्यूक्लियर बम बनाना है। अमेरिका ने ये नहीं चाहता है। उसने 60 दिन का एक चेतावनी दिया था कि तुम बातचीत में करो और ये न्यूक्लियर बम बनाना का प्रोग्राम कैंसिल करो, और हम इसके बदले में तुम्हारे ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ है ईरान के ऊपर, वो हम निकाल देंगे। लेकिन ईरान इसमें राजी नहीं हुआ, और 61 दिन के दिन वो इजराइल ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका, आई थिंक, वो ईरान के ऊपर अटैक किया है। सो ये, और कर्नल साहब पहले ही बताया है जे डायरेक्ट कोई हमारा बॉर्डर नहीं है ईरान और इजराइल के साथ। यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है, जो 2 कंट्री है बीच में, जॉर्डन एंड इराक, ये दोनों सुन्नी कंट्री है।